दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था कहाँ पर? तो उत्तर है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में। दोस्तों अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था और गांधी जी के 3 दिन के अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, उसके बाद मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो उत्तर है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले वे भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो आप जान लीजिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1947 में नेहरू सरकार में कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था और इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए, राजा राममोहन राय को। दोस्तों राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम अपने लेखन के माध्यम से स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? तो आप जान लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और ये सभी विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य आधार बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? तो उत्तर है जन्म के आधार पर। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने जन्म के आधार पर सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वे 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज के संस्थापक थे और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था और जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो उत्तर है वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा उन्होंने दी है और वी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया है। अगला प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बी.डी. सावरकर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित की गई थी? तो उत्तर है 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
आप जान लीजिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था और गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सावरकर किस संस्था से जुड़े थे? तो उत्तर है हिंदू महासभा से। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे और हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है और सावरकर हिंदू महासभा के अग्रणी नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के द्वारा पड़ी? तो याद रखिएगा, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप जान लीजिए, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा गया था। दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दी थी। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन के शासनकाल में दोस्तों, लॉर्ड लिटन याद रखिएगा 1878 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड लिटन का शासनकाल। दोस्तों, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों को राष्ट्रीयकरण के लिए या राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र के लिए एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित किया था। आईसीएस के लिए लिटन ने भारतीयों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जो कि भारतीयों की मांग के विपरीत था। इसके अलावा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 के शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के दमन को प्रभावी किया और इन सभी कृत्यों ने एक तरह से भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट किया और इसी कारण लॉर्ड लिटन के शासनकाल को भारतीय राष्ट्रवाद का बीजांकुरण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान सर्वप्रथम किया गया था किसमें? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का जो है पद सृजित किया गया था। आप जान लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, सूची जो है सही सुमेलन करना है। नारे और उनको देने वाले प्रमुख नेता। वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू द बेदाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो यानी डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने और इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है जॉर्ज यूले। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन, ये कब आयोजित हुआ था? 1888। दोस्तों, 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूले ने की थी और ये अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व और उनके अस्तित्व में आने का जो क्रम है वो क्या है? तो आप देख लीजिए, ये है पंचशील, इसके बाद भारत सोवियत मैत्री संधि, फिर गुजराल सिद्धांत और लुक ईस्ट पॉलिसी। ये जो है भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्व और उनके अस्तित्व में आने का क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो उत्तर है वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिनका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। और कारण है तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न घटनाएं जो हैं सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें आप देख लीजिए, घटनाओं का सही कालानुक्रम आप अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले जलियांवाला बाग नरसंहार, ये 1919 का है। और आप देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद हंटर समिति की रिपोर्ट आई थी, फिर चौरी चौरा कांड हुआ था और उसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। तो ये जो है घटनाओं का सही कालानुक्रम है। देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार, हंटर समिति की रिपोर्ट, चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक जिसको एलेगरी ऑफ केव्स कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक ये प्लेटो से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केसरी, मराठा, सुधारक और हरिजन में से तिलक से संबंधित समाचार पत्र कौन है? तो सही उत्तर है, आप जान लीजिए कि केसरी और मराठा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित प्रकाशित समाचार पत्र थे। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता को स्वीकार नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली जो उपेक्षापूर्ण नीति थी, ये कांग्रेस के युवा नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को इसने अंदर से आंदोलित किया। बाल गंगाधर तिलक नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे दोस्तों। उन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम से 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये घटनाएं हैं स्वराज पार्टी, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सही क्रम है। आप इन सभी घटनाओं का जो है तिथि और वर्ष जरूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये कथन किसका है? तो उत्तर है, ये कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी और वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास किसमें था? तो उत्तर है शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में, अनुनय विनय और प्रत्यावेदन में। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों का विश्वास शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीकों में था। अगला प्रश्न है कि भारत को औपनिवेशिक स्टेटस दिए जाने की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और देखिए, कौन सा वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, यहाँ आपको बताना है। देखिए, वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे, सही है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चांदी की वाड़ी वाला वक्ता किसे कहा जाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय उदारवादियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गोखले भाषण कला में अत्यंत निपुण थे और गोखले जी ने इस भाषण कला का ज्ञान ब्रिटिश रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क से प्राप्त किया था। गोखले ने बर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंठस्थ कर लिया और उससे भाषण कला और रूढ़िवाद को ग्रहण किया था। और आप जान लीजिए, लॉर्ड कर्जन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैंने आज तक किसी जाति में गोखले जैसा संसदीय परंपराओं का सम्मान तथा पालन करने वाला योग्य वक्ता नहीं देखा है।
और गोखले के इस चातुर्य वाक्पटुता के कारण उन्हें चांदी की बाड़ी वाला वक्ता कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा अपना राजनीतिक गुरु किसे माना गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कब बने थे? तो याद रखिएगा 1905 में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 27 से 30 दिसंबर 1905 को वाराणसी में कांग्रेस का 21वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और बनारस अधिवेशन में गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी और इस अधिनियम में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था और आप जान लीजिए कि करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की और इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो ये था बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लॉर्ड कर्जन का कहना था कि ब्रिटिश हुकूमत का ये प्रथम प्रयास है कि कलकत्ता को सिंहासनच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा और एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध साजिशें रची जाती थीं। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन प्रशासनिक जो है सुविधा के दृष्टिकोण से किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को रोकने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के एक्ट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों 1909 के एक्ट को, अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो उत्तर है 1911 में और आप जान लीजिए दोस्तों, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक और एमजी रानाडे में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित था? तो उत्तर है लोकमान्य तिलक। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग के कमेटी के सदस्यों में जीआर खापर्डे, वीएस मुंजे और आरपी करंडीकर चुने गए थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार तक फैला था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, यानी तिलक द्वारा होम रूल लीग के 5 महीने बाद मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भारत के लिए स्वशासन। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी, यानी वो एक आयरिश महिला थी। 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। 1916 में उन्होंने होम रूल लीग का गठन किया और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं। इसके अलावा आप जान लीजिए कि 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1985 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें कुल कितने 72 प्रतिनिधियों ने यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना आप जान लीजिए कि अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में महात्मा गांधी को जन आंदोलन का प्रथम अनुभव कहाँ हुआ था? तो उत्तर है चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी, जहां पर किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20वें भाग में नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे, और इसी तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल था? तो उत्तर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, भारत में सबसे पहले 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, और 1919 के भारत शासन अधिनियम, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके द्वारा सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन में शामिल कर लिया गया था। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जो विस्तार है 1909 के केवल मुस्लिमों से बढ़ाकर सिख, यूरोपी और भारतीय क्रिश्चियनों तक कर दिया गया था। और दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार करते हुए उसमें दलित, महिलाओं और मजदूरों को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली जो है राज्यों में कब लागू की गई थी? तो उत्तर है 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। दोस्तों, 1919 अधिनियम, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, इसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? तो उत्तर है 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और इसी समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती थी। इसी कारण इसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है, और ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात था, और भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहकर आलोचना की थी, और गांधी जी ने इसके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा है? इसमें आपको सही सुमेलन करना है। मोतीलाल नेहरू से संबंधित है नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह, और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है तुर्की के खलीफा को समर्थन प्रदान करना खिलाफत आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये थी हंटर समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हंटर समिति जो है ये 1919 के जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठित समिति थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की कौन सी प्रमुख विशेषताएं थीं? देखिए, नामित पदों से त्यागपत्र देना, विधायिका का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार और सरकार के बकाया करों का भुगतान न करना, ये सभी असहयोग आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में क्या शामिल नहीं था? तो उत्तर है कानूनों की अवमानना। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के एजेंडा में शामिल नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार और 1919 अधिनियम के अंतर्गत चुनाव का बहिष्कार शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर यह टिप्पणी किसने की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से भी कुछ कम नहीं था। तो ये कथन सुभाष चंद्र बोस का है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1920-22 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता ने आक्रमण करके थाने पर पुलिस के 22 जवानों को जिंदा जला दिया और इस हिंसा के विरोध में गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। और इसी आधार पर दोस्तों देखिए, इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने ये टिप्पणी की थी कि जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय आंदोलन वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया था, किस कारण से? तो चौरी चौरा में हिंसक वारदात होने से। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? तो उत्तर है काउंसिल में प्रवेश। दोस्तों, आप जान लीजिए, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा जो है ये काउंसिल में प्रवेश करना था। और दोस्तों, स्वराज दल के संस्थापकर्ताओं का उद्देश्य ये था कि काउंसिलों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें और इसी उद्देश्य से CR दास, मोतीलाल नेहरू ने 1923 के मार्च माह में एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर MR जयकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो उत्तर है डॉक्टर MR जयकर। दोस्तों, ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में दोस्तों कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो उत्तर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी और कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। लाला लाजपत राय ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत अधिक कम यानी सूक्ष्म है, लेकिन कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये लाला लाजपत राय का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो उत्तर है भूमि कर की अधिक वृद्धि के लिए दोस्तों गांधी जी द्वारा बारदोली आंदोलन चलाया गया था। और 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। बारदोली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक और सफल आंदोलन रहा था और ये आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू समिति रिपोर्ट में कौन सी संस्तुति नहीं की गई थी?
तो उत्तर है सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। ये नेहरू समिति की रिपोर्ट में ये संस्तुति नहीं की गई थी। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में पेश की थी और इसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसमें ये था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल हो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मौलिक अधिकार की व्यवस्था, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों का आरक्षण और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्राप्त हों। सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा, ये नेहरू समिति की रिपोर्ट में संस्तुति नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघीय शासन, निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में से किसे नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है? तो उत्तर है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को दोस्तों नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया है। दोस्तों 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था और संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के स्रोत के रूप में नेहरू रिपोर्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो आप जान लीजिए कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते भी हैं, कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज्य के उद्देश्य को किस वर्ष निर्धारित किया था? तो उत्तर है 1929 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को पूर्ण आज़ादी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और ये लाहौर अधिवेशन 1929 में दोस्तों पूर्ण स्वराज का संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तैयार किया गया और प्रस्तुत किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो आप जान लीजिए दोस्तों उसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाया जाएगा और दोस्तों उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को उसी ऐतिहासिक तिथि की याद में उस तिथि को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो उत्तर है 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 ईस्वी सही है। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 1929 ईस्वी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 ईस्वी और भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो गांधी और अंबेडकर। महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को हुआ था और आप जान लीजिए दोस्तों कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था और सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था और इस समझौते द्वारा दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और उनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में भी दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य के विचार को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने 1933 में अपने पत्र में किया था और उस पत्र का शीर्षक था नाउ एंड नेवर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था वो स्थान कौन सा था? तो वो था पेशावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर है महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा 3 प्रकार की होती है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन में किसी का अहित न सोचना, वाचा यानी किसी को कटु वाणी का प्रयोग करके आहत न करना, और कर्मणा यानी कर्म के द्वारा भी किसी का अहित न करना। ये जो हैं 3 प्रकार के अहिंसा के प्रकार हैं। गांधी जी के स्वराज की अवधारणा क्या है? तो दोस्तों गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है स्वशासन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित ये शब्द आत्मनिर्णय और स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, लेकिन वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वो अवधारणा क्या थी? तो उत्तर है पंथ निरपेक्ष समाज की अवधारणा। दोस्तों गांधी और नेहरू दोनों लोग ही पंथ निरपेक्ष जो है समाज की आवश्यकता पर बल देते थे। और आप जान लीजिए गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वे धार्मिक परिवर्तन के खिलाफ थे। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे। नेहरू के विचार गांधी जी से भिन्न थे, लेकिन उसके बावजूद नेहरू गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था रखते थे। नेहरू ने जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया वे गांधी जी के स्वतंत्रता, अहिंसा, शांति, सर्वधर्म सद्भाव और निर्धनता उन्मूलन के विचारों पर ही आधारित थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए? तो डॉक्टर अंबेडकर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो कि 3 गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931 में। दोस्तों गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया था? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। और आप जान लीजिए कि भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है वो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। 1935 के अधिनियम में जो मुख्य उपबंध हैं उनमें संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, इसके अलावा जो दोस्तों द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल है, प्रांतीय शासन व्यवस्था है, प्रांतीय विधानमंडल, और केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन तथा संघीय न्यायपालिका की स्थापना, दोस्तों ये सभी जो हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य प्रावधान था वो क्या था? वो ये था भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये था 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता दी गई। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। प्रांतों में गवर्नर केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे और गवर्नर जनरल गवर्नरों को संघ की रक्षा करने के उद्देश्य से कोई आदेश जारी कर सकता था। संघ द्वारा प्रांतों को ये निर्देश देना और जो है संघ के द्वारा प्रांतों को निर्देश दिया जा सकता था और ये व्यवस्था 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ली गई है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की थी? तो वर्ष 1936 में दोस्तों बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो ये थे बाबू जगजीवन राम।
दोस्तों संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियां शामिल थीं। उसमें भारत के विभिन्न दलों के अध्यक्ष और नेता शामिल थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से जगजीवन राम और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ से डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो ये कथन स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी की नीतियों और सिद्धांतों को प्रायः उनके समर्थक गांधीवाद कहकर संबोधित करते थे। इसी के प्रति उत्तर में गांधी जी ने 1936 में कहा था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता और इसमें वाद जैसा कोई चीज नहीं है। लेकिन दोस्तों कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था किस वर्ष? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए। और आप जान लीजिए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, लेकिन गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे। और गांधी जी के विरोध के बावजूद 1939 में कांग्रेस का जो 52वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसमें सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बनने में सफल रहे थे। और इस पर गांधी जी ने कहा था कि ये सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है। बाद में सुभाष चंद्र ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था और कांग्रेस से अलग होकर मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कुछ घटनाओं का ऐतिहासिक कालक्रम आपको व्यवस्थित करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। और इसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो 22 दिसंबर 1939 को दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस सदस्यों ने 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था या उत्तर दिनांकित चेक? तो महात्मा गांधी ने। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे कब? तो जुलाई 1946 में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई में अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किया गया और ब्रिटिश भारत के राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दल और निर्दलों को 15 सीटें मिली थीं। और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न जो है सही सुमेलन आपको करना है। देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, उसके समय में क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई थी। शिमला पैक्ट लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। 1919 का अधिनियम दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था। और भारत पाकिस्तान विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन के समय काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था कब? तो अगस्त 1942 में। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। इसमें वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी।
और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और ऑपरेशन आरंभ होते ही, जो आंदोलन जैसे ही आरंभ हुआ उसी समय ब्रिटिश शासन ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो उत्तर है अरुणा आसफ अली। दोस्तों अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया था। उनके इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली थी और भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बनी और इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हुई ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो ये था 1943 का कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस द्वारा स्वराज को अपना लक्ष्य कब घोषित किया गया? 1929 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और ये एक त्रिसदस्यीय मिशन था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो वो स्थान था बम्बई। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता में से किस एक ने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए? तो सही उत्तर है कैबिनेट मिशन द्वारा। दोस्तों कैबिनेट मिशन द्वारा ये संस्तुति की गई थी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में निहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति कौन था? जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सही सुमेलित करना है। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित किया गया था। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को और बेवेल योजना 4 जून 1945 को लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, जयप्रकाश नारायण और जे.बी. कृपलानी में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण दोस्तों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? तो कैबिनेट मिशन आने के बाद दोस्तों केंद्र में जो है वो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंतरिम सरकार की स्थापना केंद्र में कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई थी। और दोस्तों आप जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिनमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना था जिसको भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, ये शामिल था। और कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया और इसी के क्रम में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो ये मेरे मृतक शरीर से ही होगा। तो ये महात्मा गांधी का कथन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्तर है दोस्तों, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था बिल्कुल, क्योंकि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया गया था। ये अप्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, न कि प्रत्यक्ष। सही है। और ये बहुदलीय निकाय था और इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया। तो ये संविधान सभा के बारे में सही कथन थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा ने दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किया है। कैबिनेट मिशन अथवा मंत्रिमंडलीय मिशन योजना 1946 के अनुसार जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था और संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। और संविधान सभा ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई और इस दौरान उसमें संशोधन किए गए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो ये था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के तहत संविधान का निर्माण किया गया था। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो मंत्रिमंडलीय मिशन योजना के तहत। और देखिए, भारतीय संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना का वर्ष क्या है? तो ये है 1946 और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? तो ये था द कैबिनेट मिशन प्लान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ये समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? 1949 में। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा के अंतरिम या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो ये थी 26 जनवरी 1950। और देखिए, भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ था? तो आप जान लीजिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया था? संविधान सभा ने। और देखिए, वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव और एम.के. मुंशी में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो बी.एन. राव। दोस्तों, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इनको संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। और वीटी कृष्णमाचारी राजस्थान से, एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल से और के.एम. मुंशी महाराष्ट्र विधानमंडल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो उत्तर है 15।
और आप जान लीजिए विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिला सदस्या थीं भारतीय संविधान सभा की। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव, यानी संविधान सभा के विधिक सलाहकार बी.एन. राव थे। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार या फिर विधिक सलाहकार या वैधानिक परामर्शदाता, जो भी ये शब्द पूछा जाए, ये हैं बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का वास्तुकार जो है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य कितने थे? तो ये थे 7 सदस्य। दोस्तों, भारत के जो संविधान की प्रारूप समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में अध्यक्ष थे किस समिति के? तो उत्तर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान सभा ने अपने समापन भाषण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपनी त्रिमूर्ति में किसको नहीं चुना था? तो उत्तर है लचीलापन को नहीं चुना था भारतीय संविधान के समापन भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो है समागम माना था। तो डॉक्टर अंबेडकर की त्रिमूर्ति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व शामिल हैं, इसमें लचीलापन शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किया था। और कारण है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के लिए एक नए विस्तृत संविधान की व्यवस्था की। तो ये गलत है, ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, इसको ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये था 4 जुलाई 1947। दोस्तों, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और 18 जुलाई को पारित होने के बाद इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण किया और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, भारत का वायसराय कौन था जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। दोस्तों, अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता और विभाजन के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था और 3 जून 1947 को इनके द्वारा प्रस्तुत योजना के कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। दोस्तों, नेहरू और पटेल के बाद अंततः महात्मा गांधी ने भी माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस योजना का अंत तक विरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र राज्य कब बना था? तो 1950 में। भारत का संविधान कब निर्मित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ और इसी दिन भारत की जनता ने इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए चलाया गया था? तो गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। देखिए, जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा कि जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था और संपूर्ण राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर की मुख्य रचना गीतांजलि से लिया गया है और याद रखिएगा, इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं किसके लिए? तो उत्तर है समाजवादी अवधारणा के लिए। आप जान लीजिए, राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी विचारक थे। वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। राम मनोहर लोहिया की प्रमुख रचनाओं में गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारतीय संविधान खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।